नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। इससे पहले हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया था फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें हमने अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 19 तक का अध्ययन किया था और जाना था कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 19 के बीच में क्या क्या प्रावधान हैं, कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका हमने अध्ययन किया था। सबसे पहले चलते चलते मैं एक बात बता दूं साथियों कि जो मौलिक अधिकार है ये भारत के संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है और इसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब साथियों आज हम अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का अध्ययन करेंगे, यानी ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने डीआरडीसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। साथियों सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 20 की। अनुच्छेद 20 में प्रावधान है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण, यानी अगर मान लीजिए कोई अपराध हुआ है और आपको फंसाया जा रहा है, आपके ऊपर मान लीजिए कि अब तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है या सिद्ध भी हो गया है, कुछ भी हो, लेकिन अपराध के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण, यानी उसमें किस प्रकार के संरक्षण दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 प्रमुख आर्टिकल हैं। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए वही दंड दिया जाएगा जो अपराध के समय लागू था। यानी अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए फरार है, किसी ने अपराध किया था और अपराध उसने 2005 में किया था, मान लीजिए 2005 में उसको किसी अपराध के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान समय 2025 में अब उसके लिए उम्र कैद का प्रावधान है। तो अगर वो अपराध 2005 में किया था तो उसको 2 वर्ष की ही सजा मिलेगी, ना कि उम्र कैद की। हमारा पहला आर्टिकल साथियों ये कहता है कि जो अपराध के समय दंड का प्रावधान था वही दंड दिया जाएगा, उसके इतर किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहना है भारत के संविधान के अनुच्छेद सब क्लॉज 1 का। वही साथियों सब क्लॉज 2 में प्रावधान है दोहरे दंड के निषेध का प्रावधान। जैसे मान लीजिए किसी एक ही गुनाह के लिए अगर आपको अलग अलग राज्यों में 2 बार सजा दी जाए या अलग अलग 2 बार सजा दी जाए, मान लीजिए कि पहले सपोज मध्य प्रदेश में आप इस सजा को काट सके हैं और सेम वही एफआईआर उत्तर प्रदेश में आपके लिए दायर कर दी गई, फिर उत्तर प्रदेश में आप छूटते ही 2 साल की सजा काटें, ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता है। यानी दोहरे दंड के निषेध का प्रावधान है किसी एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 2 में। वही साथियों अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 में प्रावधान है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कोई जबरदस्ती आपको पकड़ के ये नहीं कह सकता तू गवाही दे, तेरे को गवाही देना पड़ेगा। इट कैंट बी पॉसिबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 20 में 3 प्रावधान है। 20(1) में कहा गया कि अपराध के समय जो दंड था वही दिया जाएगा। 20(2) में कहा गया दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता और 20(3) में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साथियों आशा करता हूं आर्टिकल 20 अब आपके समझ में आ गया होगा। सेशन पसंद आता साथियों तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हम इसे देखेंगे। लेकिन अनुच्छेद 21 में जो भारत के संविधान में उल्लेख है वो है जीवन और दैहिक, ये दैहिक है साथियों, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीने और मरने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में है, राइट टू लिव एंड राइट टू डेथ। सबसे पहले गरिमा में जीवन जीने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में है। चिकित्सा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है। सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है, ये आपको आर्टिकल 19 में भी मिल जाएगा। विदेश जाने का अधिकार, शुद्ध वायु का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, पुत्तू स्वामी वाला केस याद कीजिए साथियों, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था राइट टू प्राइवेसी,
तो गोपनीयता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है, और निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। अब साथियों आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 21(1) की। इसे साथियों 66वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और कुमारी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार ऑलरेडी घोषित कर दिया था। बाद में भारत सरकार ने क्या किया, 86 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और उसके तहत प्राथमिक शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। आर्टिकल 21(a) एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया। साथियों आर्टिकल 22, जहां आर्टिकल 20 में मैंने बात की कि यदि आप अपराधी हैं, यदि आप दोषी हैं, तो दोष सिद्धि के लिए क्या क्या प्रावधान हैं। यानी मान लीजिए आर्टिकल 20 और 22 में क्या अंतर मैं क्लियर कर देता हूं। 20 में आप अपराध कर चुके हैं, और अपराध करने के बाद क्या क्या दंड है, और अपराधी के रूप में आपके क्या क्या संरक्षण हैं। यानी एज अ अपराधी आपके लिए क्या क्या अधिकार हैं, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 20 में। लेकिन अनुच्छेद 22 कहता है आप अपराधी नहीं हैं, अभी आप पे दोष सिद्ध नहीं हुआ है। अगर दोष सिद्धि के पहले केवल शक के आधार पे या किसी के मुकदमा लिखवा देने के आधार पे, केस कर देने के आधार पे यदि आपको पुलिस उठाती है, तब आपके क्या अधिकार हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 22 में किया गया है साथियों। तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व निरोध से संरक्षण का अधिकार है। इसमें दो पहलू आपको मिलेंगे, हम दोनों की चर्चा करेंगे। एक आपको गिरफ्तार कर लिया गया, एक आपको डिटेक्ट कर लिया गया। साथियों सबसे पहले अनुच्छेद 22(1) की बात करते हैं, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। यदि मान लीजिए कि पुलिस आपको सीधा गिरफ्तार कर रही है, तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स है कि आप मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका मुझे आप कारण बताओ। और किसी वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी वकील को बुलाता हूं, उसके बाद आप मुझे गिरफ्तार करेंगे, मैं किसी अपने वकील से सलाह लेना चाहता हूं उस मसले पे, तो वो भी पुलिस आपको वकील के लिए समय देगी। दूसरा वही अनुच्छेद 22(2) में जो प्रावधान है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। यानी सपोज डेट आपको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, नहीं माना, आपके ऊपर कोई केस दर्ज कर दिया गया जिसपे गिरफ्तार करना ही करना है, तो फिर 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य, यानी न्यायालय में पेश करना है। ऐसा नहीं कि आपको उठा के जेल में बंद कर दे, उस पर कोई नहीं है, थाने में बंद रखे, ऐसा नहीं होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। पुलिस क्या करती है, पुलिस को जब पैसे वगैरह मिल जाते हैं, या हम जानते हैं हमारे देश में पुलिस की स्थिति क्या है, किसी से छिपा नहीं है, भले मैं पढ़ा रहा हूँ, एक सच्चाई है कि पुलिस कितनी भ्रष्ट है इस देश की, इसमें हर कोई जानता है। तो पुलिस क्या करती है कि सैटरडे के शाम को आपको गिरफ्तार कर लेगी, और मॉर्निंग में संडे पड़ जाता है। अब संडे को छुट्टी होती है और जम के तोड़ाई करती भाई साहब। तो ऐसे में अगर सैटरडे को पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप मना कर दें, आप मंडे को स्वयं जाके हाजिर हो सकते हैं न्यायालय में, आप उससे बचने का कोशिश करें, क्योंकि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में है। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 में क्या है साथियों, जिस बात की चर्चा अनुच्छेद 22(1) में और 22(2) में की गई थी उसका अपवाद है। यानी किस तरीके से अपवाद, इसमें कहा गया कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, पुलिस आपको उठा सकती है बिना किसी गिरफ्तारी का कारण बताए, पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं पेश कर सकती 24 घंटे में। लेकिन किन मामलों में, ये निवारक निरोध विधि के अंतर्गत। ये क्या है, आपको मान लीजिए कि आपने अपराध नहीं किया, लेकिन आपका ऐसा स्टेटस रहा है कि आप कुछ समय, जैसे मान लीजिए आप रिलीजियस क्राइम करते हैं या इलेक्शन के समय आप क्राइम करते हैं, तो ऐसे समय में शक के आधार पे आपको पहले डिटेक्ट कर लेती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या पीडीपी के जैसे जो बड़े नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था बिना किसी केस के। और वो जो गिरफ्तार किया गया था यहाँ पर अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत किया गया था, यानी अपराध उकसाने, भड़काने या करने के शक के आधार पे। ऐसे में क्या क्या प्रावधान है, जब किसी को
शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाए साथियों। तब पहला प्रावधान तो अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 4 में इसका वर्णन किया गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, तब भी उसके कुछ संरक्षण के प्रावधान हैं। क्या संरक्षण के प्रावधान है? अधिकतम आप 3 महीने तक ही कारागार में रख सकते हैं, उसके बाद आप नहीं रख सकते। अगर उसके बाद रखना है तो फिर 3 महीने से अधिक गिरफ्तारी के लिए आपको एक सलाहकार बोर्ड का मत लेना अनिवार्य है। और इस सलाहकार बोर्ड में साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उनके समकक्ष का कोई व्यक्ति होगा। तो एक तो निवारक निरोध यानी शक के डिडक्शन की जो गिरफ्तारी है, अगर उसमें 3 महीने तक ही रख सकते हैं, 3 महीने से ऊपर अगर आपको रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड का आपको सलाह लेना पड़ेगा। वो उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश या उसके समकक्ष का कोई व्यक्ति हो सकता है साथियों। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 के बीच आपका अंतर स्पष्ट हो गया। अनुच्छेद 20 में आप अपराधी हैं, लेकिन आपको गिरफ्तार अगर किया गया तो अपराध होने के बाद आपके क्या क्या संरक्षण है। जैसे जो दंड था वही दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वही अनुच्छेद 22 की अगर बात करें, गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी का कारण बताइए। जो अगर आपने गिरफ्तार कर लिया है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। ऐसे पहलू हैं। वकील से सलाह लेने का भी अधिकार अनुच्छेद 22 में है। जो अनुच्छेद 22 का दूसरा पहलू है कि अगर आपने शक के आधार पर गिरफ्तार किया है, डिडक्ट किया है, तो 3 महीने तक ही गिरफ्तार कर सकते हैं। 3 महीने से ऊपर की गिरफ्तारी के लिए आपको एक सलाहकारी बोर्ड की सलाह की आवश्यकता है, जिसमें हाई कोर्ट के जज या उनके समकक्ष का कोई व्यक्ति होगा। सेशन समझ में आ रहा है साथियों तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए तैयार करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 की। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 में कहा गया साथियों कि मानव के दुर्व्यापार यानी किसी प्रकार का मानव का व्यापार नहीं होगा, और बलात् का प्रतिषेध यानी उनसे आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते हैं। तो 2 तरीके के अधिकार अनुच्छेद 23 में हैं। एक तो उनका देह व्यापार नहीं हो सकता, और उनसे जबरन कोई मजदूरी वगैरह नहीं कराया जा सकता है, उनसे काम नहीं कराया जा सकता है। इस पे रोक लगाया गया भारत के संविधान के आर्टिकल 23 में। वही आर्टिकल 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चे हैं तो उनको खतरनाक कारखानों में काम करने से रोक लगाई गई है। यानी जो केमिकल्स की फैक्ट्रियाँ होती हैं, माइंस वगैरह होती हैं, कहीं भी जैसे खतरनाक काम होते हैं, उनमें 14 ईयर से कम बच्चे काम नहीं करेंगे। बहुत सारे हमारे IPC CRPC की धाराएं जिसमें 18 साल से कम आयु के बच्चों को भी काम करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने पर रोक लगाई गई है। साथियों, अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। 25 में क्या प्रावधान है? 25 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के किसी धर्म को आबाद रूप से मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने को स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल 25 में। मान लीजिए आप मुस्लिम हैं और आपको हिंदू धर्म में आना है, तो आप हिंदू धर्म में आ सकते हैं। आप हिंदू धर्म में हैं, आपको मुस्लिम धर्म में जाना है तो आप जा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। इससे ना तो कोई सरकार वंचित कर सकती है, ना तो कोई कानून वंचित कर सकता है साथियों, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के आधार पर आप सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे इसकी हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में। अब बात करते हैं साथियों आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 में कहा गया है, जैसे 25 में कहा गया आप धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं, लेकिन 26 में कहा गया कि आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म से संबंधित संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं, उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और उसमें प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी आपको मिल जाती है। इसी के आधार पे वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था।
जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचा साथियों वक्फ बोर्ड पे, वो इसी दोनों आर्टिकल के आधार पे गया था, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के आधार पे। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है यदि मान लीजिए अपनी आप कमाई का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों में दे देते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में या किसी धार्मिक फंक्शन में मान लीजिए कि 25 लाख रुपए आपने डोनेट कर दिया, तो सरकार ये नहीं कहेगी कि आपने भैया जो पैसा दिया उस पर आप टैक्स दीजिए, यानी आपको कर की छूट है। धार्मिक कार्यों में दी गई राशि पर कर की छूट है, टैक्स की गुंजाइश है, यानी टैक्स की माफी की गुंजाइश है साथियों। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी कोई भी अगर शिक्षण संस्थान है वो राज्य के अंतर्गत आता है, अगर वो राज्य से वित्त पोषित है तो आप उस संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा को नहीं दे सकते हैं। अब साथियों बात करेंगे हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब धार्मिक शिक्षा से है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया साथियों सब क्लॉज 1 में कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ध्यान से देखिए कि अगर आप भारत राज्य क्षेत्र के हैं तो आपकी भाषा क्या है, आपकी लिपि क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, इसके संरक्षण का अधिकार आपको दिया गया है। और ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, जो माइनॉरिटीज हैं वो चाहे अगर अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वही आर्टिकल 29(2) में कहा गया कि राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी मान लीजिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि आप मुस्लिम हो आप इसमें नहीं आ सकते। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में किसी को भी नहीं रोका सकता कि आप हिंदू हैं इसमें नहीं जा सकते हैं। ऐसे किसी भी राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर किसी को शिक्षा पाने से, एजुकेशन लेने से किसी को नहीं रोका जा सकता है यदि उसका वित्त पोषण राज्य सरकार कर रही है। इवन मैं आपको बता दूं किसी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे प्रावधान अगर होते हैं तब भी इस पे भारत सरकार या राज्य सरकार रोक लगा सकती है। साथियों अब आर्टिकल 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 30 में क्या बात की गई है? जहां आर्टिकल 29 में कहा गया कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 30 कहता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, मान लीजिए आप माइनॉरिटी हैं, किस प्रकार के माइनॉरिटी हैं, धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे, दोनों की चर्चा की गई है, तो आप अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसके प्रशासन कर सकते हैं। जैसे मैं मदरसा बोर्ड की बात करता हूँ, जैसे मदरसा बोर्ड है, मान लीजिए कि मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक हैं, ओके, सच्चाई है कि मुस्लिम अब इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो अल्पसंख्यक हालांकि संविधान के तौर पे, कानून के तौर पे अल्पसंख्यक हैं, तो हम भी इन्हें अल्पसंख्यक मानेंगे, क्योंकि ये मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके मदरसा बोर्ड की बहुत सारी सेवाएं रद्द करने की कोशिश की थी, तब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया था, क्योंकि आज भी मुस्लिम जो हैं वो भारत में माइनॉरिटी के दायरे में आते हैं, तो वो अपने मदरसे का स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन का भी अधिकार इनके पास है। अब पहले एक अनुच्छेद हुआ करता था आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में साथियों क्या था कि संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। बाद में क्या होता है कि 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में शामिल संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया जाता है, और अब यह अनुच्छेद 300A में एक लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार है। अब साथियों हम बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक जो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। इसमें 5 प्रकार का रिट जारी करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कानून ने दिया है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी होबियस कॉर्पस। होबियस कॉर्पस क्या है साथियों कि किसी निरुद्ध व्यक्ति के स्वतंत्रता के न्यायालय द्वारा
रिट जारी करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिटेक्ट हो गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसे न्यायालय के सामने समक्ष में नहीं प्रकट किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए गलत तरीके से गिरफ्तार है और कोई नहीं कर रहा है, आपका फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा और ये कहेगा कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है और या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार दे सकता है। दूसरा है साथियों परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। न्यायालय ये किसी अधिकारी को, किसी प्राधिकारी को, सरकार को या न्यायिक निकाय के विरुद्ध ये नोटिस जारी कर सकता है। साथियों इसमें कोई अधिकारी भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, किसी के खिलाफ भी परमादेश जारी कर सकता है। किस आधार पे? यदि वो लोक कर्तव्य पालन का मिसयूज किया हो तब। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि जबरदस्ती किसी की संपत्ति या किसी के पोस्ट को कब्जा करके बैठ गया, वो हटने को तैयार नहीं है और वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के या कुछ आधार पे फर्जी उसकी पोस्ट को ले लिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उस व्यक्ति को हटने का या हटाने का। अगला साथियों उत्प्रेषण, यानी सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लेगा। यानी मान लीजिए कोई मुद्दा हाई कोर्ट में काफी दिनों से पड़ा हुआ है और ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट इस पर विचार नहीं कर रहा है या लोअर कोर्ट इस पर विचार नहीं कर रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट इस पर विचार नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। और चौथा साथियों है जो है वो प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन। ये एक तरीके से क्या होता है साथियों, एक न्यायिक रिट है जो अधीनस्थ न्यायालयों अधिकारिता को नियंत्रित करती है। यानी मान लीजिए कि हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है और वो कोई ऐसा काम करता है अपने न्यायिक क्षेत्र के दायरे से बाहर जाके काम करता है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर कोई न्यायालय या कोई जुडिशरी वाला व्यक्ति न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है तो वो उस पर रोक लगा सकता है, उसे प्रतिबंधित कर सकता है। और जो पांचवा साथियों फंडामेंटल राइट्स है इसमें, वो है अधिकार परीक्षा। जो रिट है सुप्रीम कोर्ट की वो है अधिकार परीक्षा, यानी इसमें वारंट जारी करता है। ये किसी व्यक्ति या सार्वजनिक पद के अवैध रूप से धारण कोई कर लेता है, अभी मैंने बताया कि कोई अवैध रूप से धारण कर लेता है उसके लिए भी जारी कर सकता है। साथियों अब हम बात करेंगे, हमारा कुछ और मौलिक अधिकार है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। शायद वो छूट गया आर्टिकल 33, 34, 35 में, उसकी बाद में चर्चा कर लेंगे साथियों। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं ऐसे फंडामेंटल राइट्स की जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। इसमें अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समानता जो है, ये चाहे भारतीय हो चाहे कोई विदेशी हो, दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 20 यानी अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है, अगर कोई विदेशी पकड़ा गया है उसको भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 21 भी गैर नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 23 यानी उनका भी अवैध व्यापार, उनके साथ दुर्व्यवहार या बलात्कार नहीं हो सकता है, उन पर भी रोक लगाया गया है। 24 साल के कम बच्चे हैं जो हैं, वो चाहे विदेशी हों, चाहे नागरिक हों, चाहे गैर नागरिक हों, चाहे भारत के हों, किसी को भी काम करने पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 25 कहता है चाहे कोई भारत का हो चाहे किसी और देश का हो, उसे अपने धर्म को मान्य प्रचार प्रसार करने की छूट है। आर्टिकल 26 में भी उस धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात की गई है। 27 में अगर वो टैक्स, मान लीजिए पैसा देता धार्मिक कार्यों में, तो टैक्स से उसको छूट मिलती है। ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? तो केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकारों में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 है साथियों। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख वाद विवाद की जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एन गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में। इसमें संसद ने मौलिक अधिकारों की इसमें व्याख्या की थी। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में संसद ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में परिभाषित कानून एक सामान्य कानून है, ना कि संवैधानिक है। हालांकि बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को पलट दिया था। जबकि 1967 में गोलकनाथ मामले में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
देखिए 1951 में कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, यानी मौलिक अधिकार को फेरबदल कर सकती है, लेकिन 1967 में कहा कि भैया मौलिक अधिकार में फेरबदल नहीं हो सकता है। जबकि जब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में फेरबदल नहीं कर सकती है, तो फिर संसद ने क्या हुआ, अपनी थोड़ी पावर दिखाई और 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया और कहा यह कोर्ट के दायरे से बाहर रहेगा, कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। और साथ ही 25वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि अब इसे न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसे आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं बाद में केशवानंद भारती का जो केस आता है 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि आप फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप उसके मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना, यानी मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और साथ ही कहा गया कि न्यायालय संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकता है, यानी जो ये संसद के नियम थे उसको खत्म कर दिया गया। साथियों, मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य जो हैं, मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है, यानी इस पे आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट इसको रोकने की कोशिश करता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है। मौलिक अधिकारों के हनन पे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं आप, ये आपके अधिकारों की रक्षा की गारंटी लेता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत साथियों आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथियों, जो 3 अधिकार हमारे छूट गए हैं 33, 34 और 35, मैं इनकी अगर बात कर लूँ तो ये मार्शल लॉ से संबंधित है। एक तो कहा गया है कि यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा है, जैसे मैं डॉक्टर की बात करूं, बिजली वालों की बात करूं, वाटर वालों की बात करूं, तो ये धरना नहीं दे सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इन पे रोक लगाई गई है। और आगे बात की गई है कि किसी न्यायिक क्षेत्र में मान लीजिए कोई आर्मी का एरिया है, अगर वो मार्शल लॉ लगाता है, उस दायरे में जाने को रोकता है, तो वो भी आपका फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे नहीं काम करेगा। और आर्टिकल 35 में साथियों कहा गया है कि संसद फंडामेंटल राइट्स के कानून को मनवाने के लिए कोई कठोर कानून बना सकती है। तो साथियों, ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये आज पूर्णतः समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच फ्रेंड। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और सेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।